Good morning, students. इसके अंदर लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी राजस्थान के फिजियोग्राफी डिविजन्स के बारे में। राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और उसके बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में। राजस्थान के आबोहवा सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि आबोहवा प्रणाली राजस्थान के अंदर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आबोहवा प्रणाली यानी कि जल की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो राजस्थान जैसे प्रदेश हैं, इनके अंदर यदि आर्थिक विकास की बात की जाए तो किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो राजस्थान की नदियां हैं, इनसे न केवल सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बल्कि जहां कहीं भी संभव होता है इनसे जल विद्युत की शक्ति भी प्राप्त होती है। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर का डेवलपमेंट हुआ है, और साथ ही साथ इरिगेशन प्रोसेस भी राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं इनके द्वारा प्राप्त की गई है। और कुछ भूगर्भ शास्त्री जो है उनका मानना है कि ऐतिहासिक टाइम के अंदर यानी कि ऐतिहासिक युग में सतलज और यमुना नदी राजस्थान से होकर प्रवाहित होती थी। यानी कि उनका यह कहना है कि आज जो सतलज और यमुना नदियां हैं वो कभी राजस्थान से होकर प्रवाहित होती थी, लेकिन समय के साथ साथ उनके मार्ग में भी परिवर्तन होता रहा और आज उनकी स्थिति राजस्थान में नहीं है। तो इसी तरीके से सरस्वती नदी जो है वो भी कभी राजस्थान में प्रवाहित होती थी, जो सोतर या घग्गर की जो तल थी उसको घेरे हुए थी और नाहन के निकट उसका प्रवाह होता था। तो इस तरीके से कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके मार्ग में समय के साथ साथ परिवर्तन हो गया, या कुछ नदियां ऐसी हैं जो लुप्त हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं। तो इस तरीके की स्थिति राजस्थान के अंदर नदियों की पाई जाती है। राजस्थान में जो महान भारतीय जल विभाजक है, यानी कि भारत के अंदर जो नदियों का जल डिवाइड होता है, तो उसी भारतीय जल विभाजक के द्वारा नदियों के जल को, यानी कि भारत की यदि हम बात करें तो भारत में अपवाह प्रणाली की बात की जाए तो भारत में 2 प्रकार के अपवाह क्रम पाए जाते हैं, और भारत के बीच में जो जल विभाजक रेखा है वो भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक भाग होता है
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के रूप में, और एक भाग होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियों के रूप में। तो उसी तरीके से जैसे भारत देश के अंदर अपवाह प्रणाली के रूप में इन दो क्रमों का विकास हुआ है, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी इन दो क्रमों का विकास हुआ है। यानी कि जो भारतीय महान जल विभाजक है वो देश के अंदर, देश में तो भारतीय नदियों के जो जल है उसको डिवाइड करता ही है, वो राजस्थान की नदियों के जल को भी दो भागों में विभाजित कर देता है। एक क्रम होता है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल के रूप में। तो ये जो जल है राजस्थान की यदि हम बात करें तो अरावली जो पर्वत है इसके पास सांभर झील से लेकर अजमेर के दक्षिण तक इस भारतीय जल विभाजक का विस्तार पाया जाता है। यानी कि राजस्थान में जो सांभर झील का पास का क्षेत्र है जहां अरावली पर्वत की स्थिति है, वहां से लेकर के अजमेर के दक्षिण तक इस क्रम का विस्तार पाया जाता है जो भारतीय जल विभाजक के रूप में है। और इसके बाद में अजमेर के दक्षिण के प्रवाह के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर ब्यावर से कुछ किलोमीटर पहले ही उदयपुर शहर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़ने के बाद में देवगढ़ और कुंभलगढ़ की ओर इस जल विभाजक का जल आगे मुड़ जाता है। ये विभाजक आगे मुड़ जाता है जो उदय सागर को छोड़ता हुआ पश्चिम की ओर आगे बढ़ जाता है और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ करके बड़ी सादड़ी के तक बढ़ता चला जाता है, वहां तक पहुंचता है और वहां से पहाड़ियों के रास्ते को छोड़ता हुआ चित्तौड़गढ़ में जो छोटी सादड़ी है वहां से प्रतापगढ़ की ओर ये आगे बढ़ जाता है। अरावली जो पर्वत है इसके पश्चिमी और दक्षिणी भाग की जो नदियां हैं ये अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं और जो अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां हैं इनमें लूनी नदी, सूकड़ी नदी, मानसी नदी, बनास, साबरमती, माही नदी ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अपने जल को अरब सागर में ले जाकर गिराती हैं। जल विभाजक का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी जो किनारा है वहां पर बनास नदी अपनी मुख्य सहायक नदियों से जुड़ती है जिसमें खारी नदी है, मानसी नदी है, मोरेल नदी है, ये इसमें बाईं दिशा से आकर के मुड़ती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के पास में उदयपुर के आसपास भी उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियां हैं वहां से भी कई छोटी बड़ी नदियों का जन्म होता है जो प्रवाहित होते हुए इन नदियों में मिलती हैं और इन नदियों में मिलकर के ये नदियां अपने जल को अरब सागर में ले जाकर मिलाती हैं। तो इस तरीके से ये नदियां हैं जो अरब सागर की ओर ले जाकर गिरती हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इस तरीके से राजस्थान का अपवाह प्रणाली बनता है, अपवाह सिस्टम बनता है और राजस्थान में अपवाह प्रणाली की एक विशेषता की बात की जाए तो इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि राजस्थान में लगभग 60% से भी अधिक क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह प्रणाली का विकास हुआ है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है और ये जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली है ये पूरे क्षेत्र में अरावली के पश्चिम में इसका विस्तार है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कई अलग से अपवाह बेसिन जैसे कांकरी नदी का बेसिन, सोता बेसिन, साबी बेसिन और बाराहा बेसिन का विकास हुआ है। इन नदियों के द्वारा जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली का निर्माण होती है। लूनी बेसिन
ये भी एक महत्वपूर्ण अपवाह बेसिन है जिसमें कई धाराओं का अलग रूप से विकास हुआ है। और राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत इन बेसिनों का जल क्या होता है, समा जाता है। ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से प्रवाह के आधार पर राजस्थान की जो प्रवाह अपवाह प्रणाली है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत प्रवाह के आधार पर अपवाह सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट तो वो नदियों का है जो अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं। तो पहला जो भाग है यानी कि वे नदियां जिनका जल कहाँ गिर रहा है, अरब सागर में गिर रहा है। यानी कि राजस्थान के अपवाह प्रणाली के अंतर्गत पहला विभाजन ये वो होता है, उन नदियों का होता है जिनका जल प्रवाहित होते हुए कहाँ जाके गिर रहा है, अरब सागर में जाकर मिलता है। फिर उसके बाद में दूसरा विभाजन जो है वो उन नदियों का है जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी कि ऐसी नदियां जो अपने जल को प्रवाहित करते हुए कहाँ गिरती हैं, अपने जल को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती हैं और बंगाल की खाड़ी में इन नदियों का जल जाकर गिरता है। और तीसरा जो अपवाह प्रणाली है राजस्थान का वो है आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के रूप में। यानी कि ऐसी नदियां जिनके द्वारा आंतरिक प्रवाह का निर्माण किया जाता है। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के रूप में है यानी कि ऐसी नदियां जिनका जल केवल कुछ दूरी पर प्रवाहित होने के बाद में उसी क्षेत्र के अंतर्गत समा जाता है और वो नदियां कुछ दूरी प्रवाहित करके अपने जो नदियां हैं कुछ दूरी तय करने के बाद में वो नदियां लुप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से राजस्थान का जो अपवाह सिस्टम है उसके अंदर 3 क्रमों का विकास हुआ है, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो अपवाह क्रम है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आता है उन नदियों का जिनका जल अरब सागर में गिरता है। दूसरा भाग आता है वे नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और तीसरा भाग आता है आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के रूप में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से जो अरावली पर्वत है राजस्थान के अंदर, उस अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर का जो क्षेत्र है वहां पर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो अपने जल को अरब सागर में प्रवाहित करती हैं। और अरावली पर्वत के जो पूर्व की नदियां हैं यानी कि इसकी जो पूर्व दिशा की नदियां हैं, छोटी मोटी जो भी बड़ी नदियां हैं, ये कुछ दूरी प्रवाहित होने के बाद में किसी अन्य सहायक मुख्य नदी से मिलती है और वो मुख्य नदी प्रवाहित होते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती है। तो ये नदियां अरावली पर्वत के पूर्व दिशा में है और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां पूरे राजस्थान के अंतर्गत है जो कुछ दूरी तय करने के बाद में लुप्त हो जाती है। ये इस तरीके का राजस्थान का अपवाह सिस्टम है। अब हम इन क्षेत्र के अंतर्गत एक एक करके नदियों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात कर रहे हैं पहले विभाजन के बारे में, जिसका जल कहाँ गिर रहा है, अरब सागर के अंतर्गत गिर रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की जो नदियां हैं जो अरब सागर में अपने जल को गिराती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी।
लूनी नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान बांगड़ जो प्रदेश है, जैसे कल आपको बताया था पिछली क्लासेस में जब हमने भौतिक विभाग में पढ़ा था, अरावली पर्वत के सारे सारे जो बांगड़ प्रदेश है वहां पर, तो राजस्थान बांगड़ प्रदेश के दक्षिणी भाग में एक महत्वपूर्ण जलधारा लूनी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। आना सागर झील के पास में आना सागर झील है, उसके पास में नागपुर स्थिति है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, जो अपने उद्गम स्थल से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ती है, और जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जैसे अर्धशुष्क क्षेत्र जो हैं वहां से ये नदी प्रवाहित होते हुए आगे जाती है, और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 330 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 330 किलोमीटर है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 34,866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका अपवाह क्षेत्र। और लूनी नदी के जो स्रोत हैं उनके ऊपर तालोड़ रोड के पास में इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का है, जो मुख्य रूप से लैटेराइट और मुर्रम के द्वारा निर्मित है। उसका घाटी से एक छोटी सहायक नदी इस नदी के बेसिन आकर जुड़ती है, जिससे इस नदी का बेसिन क्या है, चौड़ा हो जाता है। अजमेर के पास में अरावली जो पर्वत के ढाल है, वहां से लूनी नदी निकलकर 10 किलोमीटर बहते हुए पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद में ये नदी राजस्थान के पूरे आबोहवा क्षेत्र का लगभग 10.40% भूभाग को अपवाहित करती है। इस पूरे क्षेत्र पर इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये 34,866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और ये क्षेत्र राजस्थान का लगभग 10.40% क्षेत्र को अपवाहित करती है, यानी कि ये नदी राजस्थान में लगभग 10% से भी अधिक क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। अरावली पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी ढाल है, वहां से कई छोटी जलधाराएं हैं जो इस लूनी नदी में जाकर मिलती हैं, यानी कि इसके साथ में प्रवाहित होते हुए आगे जाती हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें इस नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें मुख्य रूप से अरावली श्रृंखला के जो पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां हैं वो इसके अंतर्गत जुड़ती हैं, जिसमें लावरी, सुकड़ी, बांडी, जवाई, इसकी सहायक नदियों के नाम हम लिख रहे हैं, जिसमें लावरी, सुकड़ी, बांडी, जवाई, बुहिया, नीचड़ी, सरस्वती, भुइया, जवाई, सुकड़ी, नीचड़ी, सरस्वती, जोजरी और सागाई नदी, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो प्रवाहित होते हुए अपने जल को लूनी नदी में ले जाकर मिलाती हैं। और लूनी नदी का जल जो है बाड़मेर के बालोतरा तक तो मीठा है, और उसके बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, और इसका जल कच्ची खाड़ी में जब ये नदी मिलती है
वहां तक इसका जल कैसा रहता है, खारा रहता है। अपने उद्गम स्थल से बाड़मेर के बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है और उसके आगे वाले स्थान पर इसका जल खारा रहता है, जो अंत तक यानी कि कच्छ की खाड़ी में गिरने तक कैसा रहता है, खारा जल रहता है। तो ये इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी के रूप में है, जो अजमेर के नागपाड़ से निकल करके प्रवाहित होते हुए जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है और कच्छ की खाड़ी में गिरती है और कच्छ की खाड़ी अरब सागर का ये भाग है। तो ये नदी अपने जल को मुख्य रूप से अरब सागर के अंदर ले जाकर मिलाती है। तो ये बात थी लूनी नदी के बारे में। इसके बाद बात आती है माही नदी की। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। माही नदी क्या है कि मध्य प्रदेश के अमरोहा जिले से इसका उद्गम होता है, यानी कि इसका उद्गम कहाँ है, मध्य प्रदेश में। माही नदी मध्य प्रदेश के अमरोहा जिला है, वहां से इसका उद्गम होता है, यानी कि वहां से ये नदी निकलती है जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि ये नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और उसके बाद में राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा जिले में खांडू जगह है, राजस्थान में ये नदी बांसवाड़ा जिले के खांडू के पास में हिंदुस्तान है, वहां पर राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। यानी कि बांसवाड़ा जिले के अंदर जो खांडू स्थान है वहां राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, उद्गम होता है, उसके बाद में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडू स्थान पर राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है। ये नदी नरवाली तक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लगभग 576 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए आगे बढ़ती है। हम बात कर रहे हैं कि ये नदी राजस्थान में जब प्रवेश करती है उसके बाद में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि राजस्थान में खांडू स्थान पर प्रवेश करने के बाद कुछ दूरी तय करने के बाद में ये नदी वापस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है और ये नदी 576 किलोमीटर की लंबाई की दूरी तय करके माही नदी अपने उद्गम से 576 किलोमीटर की दूरी तय करके अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और ये नदी भूमध्य की दक्षिणी सीमा का भी निर्धारण करती है और उसके बाद में बांसवाड़ा जिले के मध्य में प्रवाहित होते हुए गुजरात में निकल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें मुख्य रूप से सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन नदी इसकी मुख्य सहायक नदियों के रूप में है। ये नदियां इनमें जाकर मिलती हैं और आगे ये नदी इनके जल को साथ में लेकर लास्ट में खंबात की खाड़ी में जो अरब सागर का एक भाग है वहां जाकर अपने जल को गिराती है। इस नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये नदी कर्क रेखा को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 2 बार पार करती है। ये नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ
डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये नदी 2 बार पार करती है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में, जो सामान्य रूप में कॉम्पिटिशन के अंदर भी डिस्कस किया जाता है, इसको पूछा जाता है। तो ये नदी एक स्पेशल नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करते हुए आगे बढ़ती है। एक बार तो जब पार करती है जब ये अपने उद्गम स्थल से निकल करके उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, और दूसरी बार जब ये राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवाहित होने के बाद में वापस दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है, तब ये इसको पार करती है। तो इस तरीके से यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ की स्थिति है। तो ये अपने उद्गम से उत्तर की ओर जब प्रवाहित होती है तब ये कर्क रेखा को पार करती है, और वापस दक्षिण पश्चिम दिशा में जब प्रवाहित होती है तो ये नदी फिर से कर्क रेखा को पार करती है। तो इस तरीके से ये नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है। इस नदी के ऊपर बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है, जिसे माही बजाज सागर बांध परियोजना का विकास किया गया है, और माही बजाज सागर बांध का निर्माण इसके ऊपर किया गया है। तो ये बात थी अपनी माही नदी के बारे में, जो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है जो अपने जल को अरब सागर में गिराती है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है सोन नदी की। नेक्स्ट बात है सोन नदी के बारे में, जो माही नदी की सहायक नदी है, जिसके बारे में हमने लिखा था सोन नदी। सोन नदी जो है इसका उद्गम राजस्थान में ही होता है, और इसका उद्गम उदयपुर जिले में होता है, और इसका जो मुख्य रूप से स्थान है, उद्गम स्थान उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास में बावलवाड़ा के जंगल है, जहां पर एक स्थान है बीछा बेड़ा, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। उदयपुर में ऋषभदेव के पास बावलवाड़ा के जंगलों में बीछा मेड़ा स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। यानी कि उदयपुर जिले के अंतर्गत ऋषभदेव स्थान है, वहां पर बावलवाड़ा के जंगल हैं, और उन जंगलों के पास में एक स्थान है जिसका नाम है बीछा मेड़ा, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी शुरू में दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर प्रवाहित होती है, दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, और उसके बाद में गोरखपुर की सीमा के पास में ये नदी बहते हुए बेनेश्वर, जो बेतेश्वर स्थान है, यानी कि बेतेश्वर स्थान पर ये नदी माही नदी में मिलती है। बेतेश्वर स्थान पर ये नदी माही नदी में जाकर मिल जाती है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें जाखम, गोमती और सारनी नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियों के रूप में हैं, और ये नदियां अपने सहायक नदियों के साथ में प्रवाहित होते हुए बेतेश्वर स्थान पर जाकर माही नदी में मिल जाती है। और माही नदी इसमें मिलने के बाद में, माही नदी से जुड़ने के बाद ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है, जो अरब सागर के अंतर्गत अपने जल को गिराती है। तो ये बात थी सोन नदी के बारे में। इसके बाद
जो और अन्य नदियां हैं अरब सागर में अपने जल को गिराने वाली राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत, उन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ डिस्कशन किया है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, और बाकी का जो इसका आगे की और नदियां हैं राजस्थान की, उन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे।